हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी इंग्लिश लिटरेचर का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं और पहला यूनिट का आज ये दूसरा क्लास है। पहली क्लास में बच्चे मैंने आपको इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में पढ़ाया था, यानी कि आपका जो भारतीय शास्त्रीय आपकी नाटक हैं उस नाटक के बारे में पढ़ाया था। आज देखिए हम लोग इसी क्रम में संस्कृत ड्रामा के बारे में जानेंगे। और देखिए संस्कृत ड्रामा से रिलेटेड जो टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको संस्कृत ड्रामा के एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स, चलिए इसको समझते हैं कि एलिमेंट्स से जो है हमें कौन सी जानकारी संस्कृत ड्रामा के रिलेटेड मिलती है। तो इसको समझने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि डेली आपको ये क्लास जो है सुबह में 8 बजे मिल सके और अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सके। आइए बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ संस्कृत ड्रामा पर। तो जैसे कि हम संस्कृत ड्रामा की बात करते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं संस्कृत ड्रामा के बारे में। संस्कृत ड्रामा की बात करें तो यह जो संस्कृत ड्रामा है इसे हम लोग कह सकते हैं कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस ड्रामेटिक ट्रेडिशन, यह जो है आपके भारत की सबसे प्रसिद्ध नाटकीय परंपराओं में से एक माना जाता है। अब संस्कृत ड्रामा के बारे में तो आप इतनी बातें जान गए कि यह भारतीय नाटकीय परंपराओं में काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसको प्रसिद्ध करने वाले तत्व कौन कौन से हैं तो हम इसके तत्वों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन संस्कृत ड्रामा, यानी कि संस्कृत ड्रामा के अंतर्गत जो है कुछ तत्व जो हैं इस प्रकार से शामिल किए गए हैं। जैसे कि इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है इसका पर्पस। अब किसी चीज को आपको समझना है तो आपको पहले उसके उद्देश्यों को समझना होगा, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या मोटिव है। तो उसी प्रकार से हम लोग संस्कृत ड्रामा के पर्पस के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत ड्रामा के पर्पस के बारे में जो सबसे पहली जानकारी निकल कर आती है वो नाट्य शास्त्र से निकल कर आता है। तो एक बार आप लोग बताइएगा बच्चे, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि जो आपका नाट्य शास्त्र है, इस नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। एक बार आप लोग कॉमेंट में लिख दीजिएगा, फटाफट से देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कौन से बच्चे जो है कल की क्लास करके आ रहे हो। चलिए, नाट्य शास्त्र से क्या जानकारी मिलती है संस्कृत ड्रामा के बारे में, इसको समझते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि द पर्पस ऑफ अ ड्रामेटिक वर्क, यानी कि जो ड्रामेटिक वर्क है, नाटकीय कार्य है, उसका जो पर्पस होता है वह क्या होता है समझिए। वाज टू ऑफर टीचिंग, वेल्थ, जस्टिस एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन इन एडिशन टू एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर। कहने का मतलब है कि जो आपका नाटकीय कार्य है, नाटकीय कार्य से आपको आनंद मिलता है, आपको मनोरंजन मिलता है कि नहीं, इंटरटेनमेंट एंड प्लीजर, आपको मनोरंजन और आपको आनंद देखने को मिलता है। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं, फिल्म भी क्या है बच्चे, एक नाटक है। फिल्म क्या है, एक नाटक है, और इसको जब आप देखते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है ना। तो उसी प्रकार से जो आपकी नाटकीय वर्क है वह आपको आनंददायक या फिर कहे तो आपको मनोरंजन तो देता ही है। इसके साथ साथ इसके और भी कई सारे चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि टीचिंग की बात करें तो शिक्षण, हिंदी में हम लोग टीचिंग को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। इसमें शिक्षण संबंधी तथ्यों को भी शामिल किया जाता है जिससे देखने वाले लोगों के अंदर शिक्षा का विकास हो सके, है ना। इसके बाद वेल्थ, इसमें धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों को भी जोड़ा जाता है ताकि लोगों का ध्यान जो है धन संपत्ति की तरफ भी आकृष्ट हो। इसके बाद न्याय संबंधी बातें, कहाँ पर किस प्रकार से एक उचित न्याय होना चाहिए उसको लेकर भी चर्चाएं होती है। इसके साथ साथ जो है इसमें आध्यात्मिक मुक्ति के बारे में भी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को शामिल करके एक नाटक को तैयार करना, जो कि आपको ये जानकारी नाट्य शास्त्र के आधार पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अलॉन्ग विथ दिस, इसके साथ ही जो है देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेजिंग एंडिंग इन संस्कृत ड्रामा। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत ड्रामा है, संस्कृत ड्रामा में प्यारे बच्चे दुखद अंत का अभाव देखने को मिलता है। दुखद अंत कहने का मतलब ये कि जैसे कोई दुख भरे पल के साथ किसी भी चीज़ों का अंत हो जाना, है ना, तो उस प्रकार के जो है चीज़ों का यहाँ पर आपको अभाव देखने को मिलता है। तो ये जानकारी आपने कहाँ से देखा, नाट्य शास्त्र के माध्यम से। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार। हिंदू कॉस्मोलॉजी कहने का मतलब जो आपके हिंदू ब्रह्मांड शास्त्र हैं या ब्रह्मांड विज्ञान है। ब्रह्मांड विज्ञान क्या बताता है, तो संस्कृत ड्रामा के बारे में ब्रह्मांड विज्ञान से जो जानकारी प्राप्त होती है इसके अंतर्गत कहा जाता है कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ,
यानी कि मृत्यु जो है यह किसी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं हो सकता है। तो आप भी सोचोगे कि सर मृत्यु जीवन का अंत नहीं तो क्या है? तो देखिए आगे कहता है बट रेदर अ वे टू आइदर इनकम्प्लिस स्पिरिचुअल फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी कि जैसे कि मृत्यु के बाद जो हमारा पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म के जो चक्र हैं उस पुनर्जन्म के चक्र से प्यारे बच्चे स्पिरिचुअल फ्रीडम यानी कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना। जब पुनः जन्म होता है तो हम लोग आध्यात्मिक स्वतंत्रता को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? तो प्राप्त होने तक जो है हम उसको कंटिन्यू टू डू सो अंटिल इट इज अटेंड, यानी कि उसे हम लोग जारी रखने का एक तरीका मानते हैं। जो हमारा मृत्यु होता है यह क्या होता है? तो यहाँ से क्लियरली ये समझ में आता है कि मृत्यु के बारे में बताया गया है कि हमारे जीवन का यहाँ से अंत नहीं होता। यहाँ से जो है बच्चे क्या होती है? तो पुनर्जन्म में अध्यात्म की स्वतंत्रता को प्राप्त करना और उसे जो है प्राप्त होने तक जारी रखने का एक तरीका माना गया है। समझ में आया बात कि नहीं आया समझ में कि क्या होता है आपका मृत्यु? ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? हिंदू कॉस्मोलॉजी यानी कि बात करें तो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से ये जानकारी मिलती है। तो ये पर्पस रहा है आपके संस्कृत ड्रामा का। चलिए संस्कृत ड्रामा में कुछ और भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रस या इसी को कह सकते हैं आप एस्थेटिक सेंटीमेंट। एस्थेटिक सेंटीमेंट कहने का मतलब है सौंदर्यों का चित्रण करना, सौंदर्यों का बोध करना, ठीक है। किसी भी जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसके सौंदर्य के बारे में बताना ये रस के माध्यम से संभव हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो संस्कृत ड्रामा है उसमें रस को काफी ज्यादा प्रधानता दी गई है। जैसे कि हम बात करते हैं इन संस्कृत ड्रामा द रस और एस्थेटिक सेंटीमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि जो आपका रस है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संस्कृत ड्रामा में। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ड्रामा दैट इंक्लूड्स द ऑडियंस कम्प्लेक्स इमोशन रिएक्शन नोन एज रस। रस जो होता है हम आप किसको कहोगे? तो रस प्यारे बच्चे जो हैं इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ड्रामा, यह एक ड्रामा का घटक होता है, ड्रामा का अंग होता है। दैट इंक्लूड्स जो ड्रामा में शामिल करता है, क्या शामिल करता है? तो द ऑडियंस कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिएक्शन, यानी कि जो देखने वाले लोग होते हैं, ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं, उनकी जो भावनाएं, जटिल भावनाएं हैं, उन जटिल भावनाओं को क्या करता है? तो आपके नाटक में शामिल करने की कोशिश करता है। उसी को बच्चे हम लोग रस की संज्ञा देते हैं। आया बात समझ में कि नहीं? चलिए आगे हम लोग देखेंगे, बात करते हैं। कहता है कि इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ इमोशनल रिएक्शन। इसके अंतर्गत जो है डिफरेंट प्रकार के, जटिल प्रकार के जो है इमोशनल रिएक्शन को शामिल किया जाता है। जैसे कि हम इमोशनल रिएक्शन की बात करें तो इसके साथ साथ इसमें विभव को शामिल किया जाता है ना, विभाव को, या फिर कहे तो अनुभाव को इसमें शामिल किया जाता है, या फिर कहे तो वैभावी चार भाव को या अस्थाई भाव को। इन सभी को रस के माध्यम से बच्चे क्या किया जाता है? तो आपको नाटक में शामिल किया जाता है। समझ में आया ये सारी चीजें कि नहीं? चलिए आगे कहता है क्या? तो आगे कहता है कि रस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वंडरफुल एस्थेटिक एक्सपीरियंस अटेंड बाय ड्रामा। कहने का मतलब है कि जो रस होता है यह रस नाटक के द्वारा प्राप्त अद्भुत सौंदर्य के रूप को क्या करता है? परिभाषित करने का काम करता है। आगे है कि रस इज रिगार्डेड एज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ संस्कृत ड्रामा, यानी कि रस जो होता है यह संस्कृत नाटक का एक अंतिम उद्देश्य कह सकते हो। रस को आप क्या कह सकते हैं? नाटकों का जो संस्कृत नाटक है उसका एक अंतिम उद्देश्य के रूप में रस को संज्ञा दी गई है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको रस के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर रस जो है यह क्या कहता है। रस के अंतर्गत जो है बच्चे आपके संस्कृत ड्रामा में क्या किया गया है? तो इमोशंस को भरने का काम किया गया है, सौंदर्यों को दिखाने का काम किया गया है। आगे चलिए, आगे कहता है अगला जो आपका इसमें एलिमेंट्स आ जाता है वो है डिफरेंट टाइप। नाटक के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब नाटक के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले मेंटेन इन नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र में जो है अलग अलग प्रकार के
प्लेज को, नाटक को क्या किया गया, मेंटेन किया गया है। जैसे कि इसमें आपको दो प्रकार दिखेंगे, पहला आपको रूपक दिखेगा और जो कि जिसे मेजर टाइप कहा जाता है, और दूसरा आपको उपरूपक दिखेगा जिसे माइनर टाइप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि देयर आर 10 टाइप ऑफ रूपक डेट इंक्लूड नाटक। नाटक में जो है 10 प्रकार के रूपकों का क्या मिलता है, सम्मिश्रण देखने को मिलता है। नाटक में कितने प्रकार के रस देखने को मिलते हैं बच्चे, 10 प्रकार के रस देखने को मिलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे क्या कहता है कि द प्ले बेस्ड ऑन माइथ एंड हीरोइक टेल्स एंड प्रकरण that plays based on fictional story with a predominance of minor character। यानी कि जो आपका नाटक है, ठीक है, प्ले बेस्ड ऑन माइथ, जो आपका नाटक है यह किस पर आधारित होता है, तो माइथ यानी कि मिथक पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें आपको हीरोइक टेल्स यानी कि वीर गाथाएं देखने को मिलती है। समझे? चलिए, इसके साथ साथ बच्चे इसमें आपको और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है। ये जो आपके मिथक हैं या फिर वीर गाथाएं हैं, यह किस पर आधारित होता है, तो यह आपके फिक्शनल स्टोरी पर आधारित होता है, जिसमें आपको जो है क्या क्या देखने को मिलती है, कुछ काल्पनिक घटनाएं देखने को मिलती है ना, प्रीडोमिनेंस, कुछ काल्पनिक कहानियां देखने को मिलती है। या फिर बात करें तो इसमें आपको कुछ माइनर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे पात्र देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स में जो है नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखेंगे जो अगला एलिमेंट्स है, अगला एलिमेंट्स है बच्चे प्लॉट। प्लॉट की बात करते हैं तो हिंदी में इसे कथानक कहा जाता है। अब देखिए कथानक के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है इन द प्लॉट ऑफ अ संस्कृत ड्रामा, यानी कि संस्कृत नाटक के जो कथानक हैं, इस नाटक के कथानक में अ फाइनल कंक्लूजन टू द इवेंट्स प्रोटोइड इज रिच्ड थ्रू द 5 क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब है कि संस्कृत नाटक के कथानक में प्यारे बच्चे जो चित्रित घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स जो हैं यह अंतिम निष्कर्ष पर 5 तथ्यों से पहुंच पाता है। वह 5 तथ्य कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका ऑरिजिन, यानी कि उत्पत्ति। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होता है, जिसको आप मुख भी कह सकते हैं किसी चीज का, है ना, मुख से ही तो किसी चीज की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे कहता है, यहां पर मुख के अंतर्गत देखिएगा तो कहता है इट स्टेट्स द सीड और द बिगिनिंग ऑफ द प्लॉट, यानी कि यह जो होता है यह सीड्स यानी कि बीज, ठीक है, यह बीज, या फिर हम बात करें तो बिगिनिंग ऑफ प्लॉट्स यानी कि कथानक की शुरुआत को बताता है। ऑरिजिन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, यह नाटक की शुरुआत के बारे में बताता है या फिर बीजारोपण के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है, अगला जो पॉइंट्स है वह पॉइंट्स है द इंसिडेंस। इंसिडेंस यानी कि घटना, ठीक है, जो कि एक प्रतिमुख के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इट एडवांस द नैरेटिव बाय डिस्प्लेइंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स। यह जो है प्यारे बच्चे, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए कथा को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट्स आता है वह है आपका जर्म्स। ठीक है, जर्म्स की बात करें तो आप इसे रोगाणु कह सकते हैं या फिर कहे तो गर्भावस्था, जो कि बीच वाला पार्ट्स होता है। क्या होता है बच्चे, बीच वाले पार्ट्स को आप जर्म्स कह सकते हैं। इन दिस गुड एक्शन और इवेंट्स सीम टू लीड टुवर्ड द एम। कहने का मतलब कि इसमें जो है अच्छे कार्य यानी कि गुड एक्शंस, अच्छे कार्य या फिर इवेंट्स यानी कि अच्छी घटनाएं, जिसका जो क्या करता है तो लक्ष्य की ओर जो है क्या करता है, प्रेरित करता है, उस चीजों को दिखाया जाता है। और फिर अगला पॉइंट से आपका क्राइसिस। क्राइसिस में क्या, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। अब देखो यहां पर जो अच्छी चीजें थी, अच्छी घटनाएं थी, वह आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा था, लेकिन जब लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो आपके रास्ते में कई सारी कठिनाइयां आएगी। तो अब अगला जो पॉइंट्स आता है वह है आपका क्राइसिस। क्राइसिस के अंतर्गत जो है इन दिस नेगेटिव एक्शन और इवेंट्स सीम टू ऑफसेट द गुड एंड डिवेट्स फ्रॉम द एम। इसके अंतर्गत जो है आपको निगेटिव कार्यों को दिखाया जाता है, निगेटिव घटनाओं को दिखाया जाता है, जिसमें जो है अच्छाइयों को प्रभावित करती हुई चीजें जो है आपके उद्देश्यों से आपको भटकाने का काम करता है, मतलब आपके लक्ष्य से आपको भटकाने का काम करता है। और अंत में जो है आप देखोगे, अंत में कंप्लीशन यानी कि उसका समापन देखने को मिलता है। समापन में आप क्या देखते हो, तो इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द डाइवर्स
नैरेटिव इन द प्ले टू एन अल्टीमेट कंक्लूजन, यानी कि यह नाटक के सभी विविध व्याख्यानों को क्या करता है, तो एक साथ अंतिम निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। तो ये प्लॉट्स जो है आपके ड्रामा के हो गए, जो कि संस्कृत ड्रामा के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, तो अगला जो पॉइंट्स है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषा बच्चे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, द्विभाषा। आपके जो संस्कृत ड्रामा रहे हैं इसमें द्विभाषा की प्रधानता देखने को मिली है। जैसे कि हम बात करते हैं ड्रामा इन संस्कृत, यानी कि संस्कृत में जो नाटक है इज प्रिमली बाइलिंगुअल, यानी कि मुख्य रूप से जो है वह द्विभाषी माने जाते हैं। संस्कृत इज स्पोकन बाय द मेन कैरेक्टर। संस्कृत जो है यह क्या होता है, जब ड्रामा में जो द्विभाषी लोग होते हैं उसमें दो भाषा कौन कौन सी होती है, तो पहला भाषा तो आपका संस्कृत होता है, जो कि संस्कृत इज स्पोकन बाय द मेन कैरेक्टर। जो नाटक का मेन कैरेक्टर होता है उसके द्वारा जो है संस्कृत बोली जाती है। हु वर ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, जो कि कौन बोलता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो नाटक का मुख्य पात्र होता है ना, वह कौन क्या बोलता है, संस्कृत बोलता है। हाउ एवर द कैरेक्टर फॉर लोअर क्लासेस, इसके बाद जो है निम्न वर्ग के जो पात्र होते हैं, जैसे कि आपके सोल्जर हो गए यानी कि सैनिक हो गए, सर्वेंट यानी कि नौकर हो गए, ओमेन यानी कि महिलाएं हो गया, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे हो गया, ये सब जो है प्यारे बच्चे ये क्या बोलता है, स्पोक्स इन वेरियस प्राकृतिक लैंग्वेज, वे प्राकृतिक भाषाओं को बोलते हैं। तो आप क्या समझे, यहाँ पर जो संस्कृत नाटक है वहां पर दो तरह के लैंग्वेजेस के यूज होते हैं, पहला संस्कृत और दूसरा जो है प्राकृतिक लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज कौन बोलता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो संस्कृत लैंग्वेज बोलता है, और जो आपके लोअर क्लास के कैरेक्टर होते हैं वो आपके जो है प्राकृतिक लैंग्वेज को बोलता है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अगली बात करें, तो अगला जो कंपोनेंट्स है, अगला जो आपका एलिमेंट्स है वो क्या है, तो डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन ड्रामा। आपके जो संस्कृत ड्रामा है वह आपके यूरोपियन ड्रामा से अलग है। अब कैसे अलग है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि कहा जाता है इन टर्म ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एक्टर्स, यानी कि अभिनेताओं की रचना की दृष्टि से संस्कृत ड्रामा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्या कहते हैं यूरोपियन ड्रामा, यानी कि आपका जो संस्कृत नाटक है वह अपने यूरोपीय नाटक से क्या है, तो डिस्टिंक्ट यानी कि विभिन्न है, यानी भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे कहता है, आगे यहां पर कहा गया है कि इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द बैन ऑन फीमेल एक्टर्स इन यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा। यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा जो है प्यारे बच्चे इसमें महिला कलाकारों पर जो है प्रतिबंध देखने को मिलता है। बट द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, यानी कि जो सांस्कृतिक परंपरा है, डिड नॉट हैव सच प्रोहिबिशंस एंड ड्रामा माइट्स बी present by male alone or male alone or the combination of both depending on the narratives। यानी कि जो आपका सांस्कृतिक यानी कि संस्कृत की जो परंपराएं हैं उस परंपरा में जो है इस प्रकार का कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता है। जैसे यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा में आपने देखा कि महिलाओं पर प्रतिबंध देखने को मिलता है, आपके संस्कृत ड्रामा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसमें आप चाहे तो कोई भी मेल कैरेक्टर अकेले इसमें अपना योगदान दे सकता है, कोई फीमेल कैरेक्टर अकेले अपना योगदान दे सकता है, या वो चाहे उसकी अगर इच्छा हो तो वह संयोजित रूप से भी जो है क्या कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों संयोजित रूप से भी क्या कर सकता है, तो अपना प्रस्तुति दे सकता है। चलिए आगे कहता है, अगला नंबर जो आपका पॉइंट्स है वह है मेजर ड्रॉबैक, यानी कि इसकी जो प्रमुख कमियां हैं, प्रमुख कमियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि कहा गया है कि द टू मेन shortcoming of Sanskrit drama that hinders to view of individuals and experiment are linguistic barriers and adherence to the rules of dramaturgy। ठीक है, संस्कृत नाटक की जो दो प्रमुख कमियां रही हैं, टू मेन शॉर्टकमिंग, कहने का मतलब दो प्रमुख कमियां जो रही है वह कमियां क्या है, तो व्यक्तियों के विचार, ठीक है, व्यक्तियों के प्यारे बच्चे विचार और उनके प्रयोग में बाधक के रूप में काम करती हैं। और वह सभी चीजें क्या है, तो वह है आपका एक तो भाषाई बोध, ठीक है, और इसके बाद जो है नाट्य शास्त्रों का नियम का पालन करना, रूल्स ऑफ ड्रामेटर्जी। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि संस्कृत वर्क्स लॉट्स पॉपुलैरिटी थ्रू आउट टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इट नॉन ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉपुलर आर्ट्स एंड द फैक्ट दैट संस्कृत इज नो लॉन्गर यूज्ड एज अ लिविंग लैंग्वेज। यानी कि जो आपकी संस्कृत है
ठीक है। आपका जो संस्कृत है प्यारे बच्चे, संस्कृत वर्क्स लॉट्स पॉपुलरली, यानी कि लोकप्रिय कलाओं में जो है इसके गैर रूपांतरण, ठीक है, नन ट्रांसफॉर्मेशन, गैर रूपांतरण, और इस तथ्यों के परिणाम स्वरूप की जो संस्कृत का उपयोग है अब जीवित भाषा के रूप में नहीं किया जाता है। किसके रूप में नहीं किया जाता बच्चे? जीवित भाषा के, यानी कि लिविंग लैंग्वेज के रूप में नहीं किया जाता है। संस्कृत कार्यों ने पूरे समय में जो है अपनी क्या की है, तो संस्कृत वाज लॉस्ट, अपनी जो है लोकप्रियता खो दी है। ठीक है, चलिए आगे कहा जाता है कि हाउ एवर, हालांकि भले ही जो है संस्कृत ने अपनी लोकप्रियता खो दी है, हाउ एवर प्ले राइट्स लाइक, क्या कहते हैं, मनमोहन आचार्य जो हैं, जो कि एक नाटककार हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगला आपका जो है प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी हैं। ये दो नाटककार जो हैं यह अभी भी क्या कर रहे हैं, तो संस्कृत में अपने रचनाओं को कंटिन्यू रूप से जारी रखे हुए हैं, प्ले राइट्स करते ही हैं। हालांकि जो संस्कृत जो है अपनी परंपराएं या फिर अपना जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से नाट्य परंपरा में खो दिया है, लेकिन इसके बाद भी जो है कई सारे ऐसे प्ले राइट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में अपनी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके संस्कृत ड्रामा के एलिमेंट्स हो जाते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको क्या करेंगे, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपना खुद का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, विशेष हम बात करें तो अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे क्लास को अच्छे से देख सके और अच्छे से इसको पढ़ सके। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।